हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल और बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। अगेन हर लेक्चर में ये बार बार कहने का मुद्दा सिर्फ एक ही है, क्योंकि आपका और मेरा एम, दोनों का एम एकदम सिमिलर है कि मुझे आप लोगों को एक अच्छे मार्क्स, एक अच्छी अचीवमेंट और एक अच्छी नॉलेज देनी है, और आप लोगों को खुद के लिए एक अच्छी नॉलेज, अच्छे मार्क्स एंड एक अच्छी डीप थिंकिंग लेनी है। ठीक है, सो एग्जाम बहुत पास आने वाले हैं 23 मई को। कुछ टाइम बढ़ नहीं रहा है, आप यकीन मानिए या ना मानिए, टाइम घट ही रहा है, और आप इस बात को अच्छे से कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो काफी सारे लेक्चर्स हमारे पूरे हो चुके हैं। पार्टनरशिप को हमने कल पूरी तरीके से वाइंड अप कर दिया है डिसोल्यूशन के साथ। हमने अच्छे से वाइंड अप कर लिया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, उसके एसक्यूपी कर लिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स कर लिए हैं हमने उसके। आज के सेशन में मैं कंपनी अकाउंट पे शिफ्ट हो रहा हूं, और कंपनी अकाउंट में जो सेकंड टर्म में हमारा रेलेवेंट चैप्टर है, दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, कि डिवेंचर्स का इशू किस तरीके से होगा, उसके प्रोसीजर्स किस तरीके से हैं, उसकी आपकी अकाउंटिंग किस तरीके से, वो सारी बच्चों में आपके संग आज के सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। तो बहुत ही कम टाइम के संग मैं कवर सोचूंगा कि इसको मैं कवर कर दूं, बट आपको पता ही है टाइम से मैं लड़ाई ज्यादा रखता नहीं हूं। अगर टाइम लग भी रहा है तो लगने दीजिए, बिकॉज नॉलेज में कॉम्प्रोमाइज करना सबसे बड़ा गुनाह हो जाएगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिवेंचर की डेफिनेशन से। सर, डिवेंचर की क्या डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज यस, बिल्कुल। डिवेंचर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकती है और ना भी आए मालिक। आप यकीनन मानिए कि डिवेंचर की डेफिनेशन आपको ग्रेजुएशन में आगे के लेवल्स पे आपको पक्की काम आएगी और आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आपको मैं बता देता हूं, कंपनीज अकाउंटिंग में कंपनीज एक्ट 1956 या फिर जो उसके बाद का था कंपनीज एक्ट 2013, इसमें जितनी भी डेफिनेशन लिखी गई है वो सेक्शन 2 में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? सेक्शन 2 में। और जो उसका क्लॉ वो होता है सब सेक्शन, वो ब्रैकेट में लिखा जाता है, और उसके बाद जो चीज होती है उसे कहा जाता है क्लॉज। ये पूछ सकते हैं? द आंसर इज नो बेटा, नो। ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि सेक्शन को किस तरीके से पढ़ते हैं। सर, आप ही बता रहे हो जैसे हमें पता ही नहीं था। बच्चों, मैं तो कहता हूं आप लोग इंटेलिजेंट है और आपको पक्का पता होगा, बट एग्जाम्शंस आर ऑलवेज देयर। एग्जाम्शंस कह रहा हूं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और अगर एक्सेप्शंस हैं तो एग्जाम्शंस भी आएगी, इसीलिए दोनों वर्ड इंटर रिलेटेड लगते हैं मेरे को कभी कभी। अब अगर आप यहां पर मेरे साथ देखना शुरू करेंगे बच्चों, तो यहां पर मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा रखा हुआ है सेक्शन 2, और इसे पढ़ते हैं सब सेक्शन 30। सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 30, या फिर सबसेक्शन 30 ऑफ सेक्शन 2, दोनों में से कुछ भी पढ़ लो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, सबसेक्शन 30 ऑफ सेक्शन 2। और अगर बगल में कुछ और लिखा हुआ है, यानी कि ए बी सी अल्फा न्यूमेरिकल चलता है बेसिकली, तो आप उसे पढ़ते हैं क्लॉज, यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 क्लॉज ए। अब उल्टा पढ़ लेता हूं, क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 30 ऑफ सेक्शन 2। इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है बेटा। सिर्फ ये नॉलेज दी जा रही है आपको याद रखने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से पढ़ना है। कुछ बच्चे तो कहेंगे 2 ब्रैकेट में 30, तो बेटा वो जो 2 ब्रैकेट में 30 है उसको हटा दीजिए, वो 2 ब्रैकेट में 30 नहीं है। जब भी सेक्शन आएगा आपको ऐसे पढ़ना है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 या फिर सबसेक्शन 30 ऑफ सेक्शन 2 इज टॉकिंग अबाउट, इज गिविंग एक्सप्लेनेशन अबाउट डिवेंचर्स, कि व्हाट इज डिवेंचर्स। तो बेटा डेफिनेशन में मैंने आपके संग यहाँ कोई मजाक करने की कोशिश नहीं करी हुई है, मैंने उसको पूरा पूरा वैसे ही उतारा हुआ है जैसे वहां पर दे रखी है। डेफिनेशन आप चेंज नहीं कर सकते, मीनिंग के लिए देख लीजिए मैंने जगह छोड़ी हुई है। मीनिंग की बात करेंगे ना अपन आपस में, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। अब आ जाइए डिवेंचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, बात करते हैं, एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्थ, वेदर, यहां तक पढ़ लो, यहां तक पढ़ लो। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ड्राफ्टमैन ये बताना चाहता है कि डिवेंचर में डिवेंचर स्टॉक आ सकते हैं, बॉन्ड आ सकते हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ऐसे ही रिलेटेड कोई भी चीजें आ सकती है जो इस चीज को कंफर्म करती है कि भाई कंपनी को उन्होंने उधार दे रखा है। ठीक है, एविडेंसिंग अ डेप्थ, ये देख लो, एविडेंसिंग अ डेप्थ, whether constituting charge on the assets of the company or not। ये बात तो मैं अच्छे से आपके संग डिस्कस करने वाला हूं। चार्ज का मतलब क्या है उसका भी सेक्शन में पढ़ाऊंगा आपको, बट अभी के लिए आप समझिए डिवेंचर की डेफिनेशन बस आप याद कर लीजिए। ठीक है, डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्ट। भाई एविडेंस, एविडेंस का मतलब सबूत है उनके पास
कि उन्होंने कंपनी को कुछ पैसे उधार दे रखे हैं। भैया उनके पास क्या सबूत होगा? बेटा कोई भी बंदा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि कंपनी को पैसा दे दे और उसके बदले रिसीप्ट ना ले। बच्चों आप अपनी बात करो ना यार। आप अमेज़न से कुछ मंगाते हो, बेटा अगर आप एक अच्छे परचेज़र है, एक अच्छे कस्टमर है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका इनवॉइस आपके नाम पे है या नहीं। बिकॉज़ कल को अगर इस प्रोडक्ट में थोड़ी-सी भी कमी आ गई एंड यू हैव टू रिटर्न इट, तो आप वो नहीं कर पाएँगे अगर उसका इनवॉइस सही नहीं है। डिलीवरी एड्रेस गलत है बट आपको सही जगह आ चुका है, तो उस चीज़ का मेक श्योर करते हैं हम लोग हमेशा कि भई ये हमारे नाम पे ही इनवॉइस आ रहा है, नहीं आ रहा। क्योंकि अभी कल को हम उसे रिटर्न करने हैं या कल को हमारा प्रोडक्ट एज़ एक्सपेक्टेड नहीं आता है, तो हम किससे बातें करेंगे? किससे? खुद से बातें करेंगे क्या? द आंसर इज़ नो, हम उस कंपनी से बात करेंगे। तो सिंपल है, कभी भी अगर कोई बंदा आपकी कंपनी को पैसा दे रहा है, तो दैट मीन्स वो बदले में कुछ ना कुछ लेगा और यहाँ जो चीज़ हम देते हैं, उसे कहते हैं डिवेंचर सर्टिफिकेट्स या फिर कूपन्स, ये हम चीज़ें उनको देते हैं। ठीक है? हम उनको लिखित में देते हैं विद अ सील ऑफ कंपनी, जिसे हम कॉमन सील कहते हैं कंपनी की, कि भाई आपने इस कंपनी को इतने करोड़ के, इतने लाख के या इतने हजार के डिबेंचर्स के रूप में लोन दे रखा है। हमने आपको डिबेंचर्स दिए हैं, आपने हमें पैसे दे रखे हैं। सिंपल, जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, उसी तरीके का कुछ होता है ये डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो ये इनके पास एविडेंस होता है, क्योंकि वरना कल को तो कोई भी आके बंदा कह देगा ना कि भाई मैंने इस कंपनी को उधार दिया है, तो एविडेंसिंग वर्ड का यहाँ पर इसीलिए यूज करा गया है, फॉर द लीगल फॉर्म। ठीक है? उसके बाद कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ अ कंपनी और नॉट। बेटा इस लाइन को अभी के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं कि भाई इसका मीनिंग समझा दीजिए सर। भैया इसका मीनिंग समझा दो कि क्या मीनिंग है इसका। मैंने कहा चार्ज वाली बात कब करेंगे, तो थोड़ी देर बात करेंगे। ओके, सबसे पहले अगर मैं आपसे इसकी मीनिंग की बात करूं, तो बेटा मेरे लिए डिबेंचर और कुछ भी नहीं है, मेरे लिए है ये बोरोइंग। और भैया आप कौन हो? मैंने कहा मैं हूं बच्चों, मैं हूं एक कंपनी, मैं हूं एक पीसीसी लिमिटेड। पीसीसी लिमिटेड के लिए डिबेंचर्स का मतलब है बोरोइंग्स, कि भाई मैंने बोरोइंग ले रखी है लोगों से, इन टर्म्स ऑफ शेयर्स नहीं ले रखी, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स नहीं ले रखी, मैंने एडिशनल बोरोइंग करी हुई है। भैया हम ये क्यों करते हैं? हम शेयर्स के थ्रू भी तो पैसा रेज कर सकते हैं। टर्म वन में हमारे टीचर ने, हमारी मैम ने, हमारे सर ने, यहाँ तक कि आपने हमें ये बताया था कि अगर किसी कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो वो इक्विटी रेज कर ले, वो प्रेफरेंस शेयर से रेज कर ले। भाई ये डिवेंचर की जरूरत क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई? मैंने कहा देखो बच्चों, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, सारी बातें डिस्कस होगी। कब होगी इस चीज की गारंटी नहीं है, बट सेशन एंड होने तक आपको ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे इन डेप्थ में। तो सबसे पहले मेरे लिए ये है बोरोइंग। भैया ये कौन सी बोरोइंग होती है, प्लीज ये बता दीजिए। मैंने कहा बेटा मैं यहां से आपको दो चीजें बता देता हूं। एदर इट कैन बी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो सकती है, या फिर बच्चों ये हो सकती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मेरा उससे कोई लड़ाई रहेगी नहीं मेरी। यहाँ पर लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी हो सकती है, दोनों में कोई भी दिक्कत है नहीं आपकी। ठीक है? बट कभी भी याद रखिएगा, कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर के थ्रू पैसा रेज कर रही है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आपको मैं बताता हूं कि ये रेज करने के लिए अगर आप लिस्टेड कंपनी है, तो आप दो प्लेसमेंट कर सकते हो। या तो आप पब्लिक कॉल कर सकते हो कि भाई ओपन टू ऑल है, जिसको खरीदना है खरीद लो, या फिर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। तो अगर आप इसको लिस्ट कराओगे अपने स्टॉक एक्सचेंज पे किसी पे भी, आप इसे लिस्ट कराओगे तो उसका खर्चा आएगा, उसकी कॉस्ट आएगी। तो उस कॉस्ट को बियर करने के लिए और आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, तो क्या फायदा? तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो किसी बैंक के पास चले जाओ और लोन उठा लो सिंपल। डिवेंचर की फॉर्म में क्यों उठाओगे? क्योंकि आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए और इतना ह्यूज अमाउंट चाहिए जो कोई बैंक एक बार देने में आपको घबरा सकती है। तो आप क्या करते हो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में एज अ प्राइवेट होल्डर आप लोगों से मंगवाते हो कि आइए भाई ओपन फॉर ऑल है। जैसे कुछ दिनों पहले मलतूत फाइनेंस का आपका डिवेंचर खुला हुआ था, शायद उसकी लास्ट डेट 30 जनवरी थी, वो निकल चुकी है। बट आपको मलतूत फाइनेंस का पूरा डिवेंचर खुला हुआ था, जिसको जरूरत है भाई वो जाके डीमैट अकाउंट से परचेज कर सकता था, उसके डिवेंचर्स आपके अकाउंट्स में आ जाते। तो सिंपल है भाई, हम क्यों खरीदते हैं उसकी बात तो बाद में करूंगा। मेरे लिए एक बोरोइंग है, एदर इट कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकती है। मैं शॉर्ट टर्म में बिलीव नहीं रखता डिवेंचर्स के लिए, बिकॉज ये एक फिर एक ये जो मेन चीज है ना कि मैं डिवेंचर उठाता ही इसीलिए हूं ताकि ये मेरे को सस्ता पड़े, तो ये मेरे को महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कॉस्ट, ब्रोकरेज, कमीशन, लिस्टेड कॉस्ट, ये जितनी भी है, मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ माय डिवेंचर, कि भाई मेरे डिवेंचर्स खरीदो, इसके लिए मैं मार्केटिंग करूंगा, तो ये सबकी कॉस्ट कुछ ज्यादा हाई हो जाएगी कंपैरेटिवली, कि मैं एक अच्छा सा चीप सोर्स ले लूं, यानी कि किसी भी बैंक के पास जाऊं और वहां से लोन उठा लूं। तो सिंपल मैं ये नहीं करने वाला। शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा ही नहीं बेटा, नो डिस्कशन अबाउट दिस शॉर्ट टर्म। बस मैंने आपको बता दिया भैया रेलेवेंट क्या है हमारे लिए। मैंने कहा बेटा आपके लिए रेलेवेंट भी लॉन्ग टर्म है और होना भी लॉन्ग टर्म। ठीक है? सो ये एक हमारी बोरोइंग है, जो अब मैं सिंपल करेक्ट करता हूं। बोरोइंग जो कि एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ली गई है, 5 साल।
10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 30 साल तक के लिए ली गई है कि भाई हम आपका पैसा 30 साल में वो करेंगे रिफंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अब आपसे सिंपल पूछूं व्हाट इज डिवेंचर, आप कहोगे डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ बोरोइंग व्हिच कंपनी टेक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट कैन बी shown, मतलब it is shown under the balance sheet in the non-current liabilities, it is shown under the balance sheet in the head of नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में शो करते हैं हम इसको। तो ये मीनिंग हो गई और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकती है, मीनिंग हमने क्यों करी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई बोरोइंग है, एदर इट कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, पर शॉर्ट टर्म को मैंने इग्नोर कर दिया है, मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा आपके संग, क्योंकि अगर बोरोइंग्स है तो वो लॉन्ग, जो अगर डिवेंचर्स है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही मैं रेज करूंगा कभी भी। ठीक है, अब सिंपल है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के मन में ये बात आना शुरू हो चुकी होगी कि भैया आप ही ने बताया था, हमारे टीचर्स ने बताया था कि पैसा रेज करने का तो एक सोर्स है इक्विटी या फिर प्रेफरेंस, तो मुझसे क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा आ जाइए, देखो पैसा ना आप श्योरली नो डाउट आप रेज कर सकते हैं इक्विटी से भी, या फिर आप कह सकते हैं हम प्रेफरेंस से भी रेज कर सकते हैं, बट आप रेस कर रहे हैं डिवेंचर से। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं क्यों। डिवेंचर जो होता है वो आपका चीप सोर्स होता है। ये चीप सोर्स यानी कि सस्ता सामान होता है, मैंने कहा नहीं। चीप सोर्स का यहां पर मेरा मतलब है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, लिखवा यहां कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि ये बातें आपके सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। चीप सोर्स का मतलब यह है कि कभी भी जो आपकी गवर्नमेंट है या फिर जो आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, वो ये कहता है कि किसी भी बोरोइंग पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है, किसी भी बोरोइंग पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है, और वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के बाद आप हमें हमेशा टैक्स पे करिए। लेट्स से कि किसी कंपनी के पास जो उनका प्रॉफिट था, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और यहां पर मैं आपको एक चीज करेक्ट करके देता हूं, यहां पर जो उनका प्रॉफिट था वो था बेटा यहां पर उनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, और इसे कह सकते हो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। मैं यहां कहता हूं एक का था 10 लाख रुपए और दूसरे का भी 10 लाख ही मान रहा हूं, और आपको दूसरे को इंटरेस्ट पे करना था। अब इंटरेस्ट कितना है मैं दिखा देता हूं। मान लो आपका इंटरेस्ट क्या है, यहां पर इंटरेस्ट है, लेट से आपका यहां पर है 20 लाख रुपए, और यहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया ईबीटी यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब ये कितना आ गया आपका निकल के, ये आपका निकल के आ गया 8 लाख रुपए, इसको 2 लाख शो कर रहा हूं मैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा 10 लाख रुपए निकल के आ गया आपका। और अगर आप इसके बाद देखोगे तो मैंने कहा टैक्स का जो स्लैब है वो स्लैब छोड़ो 50% है, तो यहां पर टैक्स कितना पे करना है आपको 4 लाख रुपए, और यहां पर आपको टैक्स कितना पे करना है 5 लाख रुपए। कितना हो गया आपका यहाँ पर 4 लाख रुपए, और यहां पर ये आपका कितना हो गया 5 लाख रुपए। और अगर आप इसे देखोगे तो इसे देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स, आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ये 4 लाख रुपए है, ये 5 लाख रुपए है। भैया मुद्दा क्या है, मैंने कहा मुद्दा यहाँ पर है, यहाँ पर टैक्स देखो, जहां पर आपने डिवेंचर्स ले रखे थे आपकी टैक्स में सेविंग हो रही है 1 लाख रुपए की, और जहां पर आपने डिवेंचर्स नहीं ले रखे थे, जहां पर आपकी बोरोइंग्स नहीं थी, वहां पर आपकी टैक्स की सेविंग कोई नहीं हो रही है, वहां पर आपको 1 लाख एक्सेस पे करना पड़ रहा है। तो क्यों ना इस 1 लाख को आप इंटरेस्ट कॉस्ट में बियर कर लो। देखो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी आ रही है, लेट्स से कि यहाँ पर आपकी 2 लाख रुपए आ रही है आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट, बट वो आपको 1 लाख रुपए मोर और लेस बचा के भी तो दे रही है कंपेरेटिवली टू द इक्विटी शेयर्स। कि अगर आपने सिर्फ आपकी कंपनी में सिर्फ इक्विटी है, तो आप कितने का डिविडेंड बांट सकते हो 5 लाख का पूरा 5 लाख बांट दो। यहां पर आप 4 लाख बांट सकते हो, बट आप मेरी बात समझिए ना, आपने डिवेंचर्स होल्ड करे हुए हैं यानी कि आपकी कैपिटल डाइल्यूशन कम है। अगर आप इसे ब्रॉड लेवल पे सोचेंगे, देखो आजकल तो जो बहुत अच्छा शो लगा मुझे इतने दिनों बाद इंडियन टेलीविजन पे, दैट इज शार्क टैंक। तो शार्क टैंक से हमें इतनी बातें पता चलती है, डाइल्यूशन, इक्विटी, ये सब क्या है। तो देखो इक्विटी जितनी कम डाइल्यूट होगी, जितने कम लोगों के पास रहेगी, उतना अच्छा कंट्रोल रहेगा हमारे पास कंपनी का। डिवेंचर्स आप जितने चाहे दे दो, जितने चाहे दे दो, वैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना होता है अपने को, बट फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि इक्विटी शेयर होल्डर हमारे कम रहने चाहिए। अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पे कि ये मेरा चीप सोर्स क्यों है। ये मेरा चीप सोर्स बच्चे इसीलिए है क्योंकि ये मेरी टैक्सेशन इन वो कर मेरी सेविंग इन टैक्सेशन करता है। ठीक है, टैक्सेशन में अभी अभी मैंने आपके सामने दिखाया कि ये सेविंग करके दिखाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको शेयर इशू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी नॉमिनल कैपिटल को हैम्पर करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल एग्जॉस्ट हो चुकी है, 10 करोड़ थी, 10 करोड़ आप रेज कर चुके हो,
अब आप रेज नहीं कर सकते, तो आपके पास दूसरा सोर्स क्या है? डिबेंचर। डिबेंचर्स के लिए कंपनीज एक्ट ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखी कि भाई आपको पहले वो अप्रूवल लेना पड़ेगा। नो, आंसर इज नो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंटरनल अप्रूवल लगता है। अगर मैं ब्रॉड टर्म में बात करूं, वो इंटरनल अप्रूवल प्रपोजल पास हो जाएगा, आप रेज कर सकते हो। तो सिंपल है, सबसे पहला और सबसे मोटिव यह है, चीप सोर्स होता है। हर समय आपको शेयर्स के लिए नहीं भागना है, आपको मेंटेन रखना होता है शेयर्स एज वेल एज डिबेंचर का रेशियो मेंटेन रखना होता है, जिसे आप डेप्ट इक्विटी रेशियो के नाम से भी पढ़ते हो। ठीक है, देखो इसके डिमेरिट्स भी हैं और मेरिट्स हैं। सबसे बड़ा मेरिट यही है कि ये चीप सोर्स है। दूसरा, इजिली अवेलेबल है। कोई भी आपको बोरोइंग देने से पहले सोचेगा नहीं, बट आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कोई भी जरूर सोचेगा। शार्क टैंक इंडिया पे आते हैं, शार्क टैंक इंडिया की एक बात करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर किसी भी शार्क को कोई बिजनेस इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो उस बिजनेस पे इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो वो पूरी पूरी इक्विटी डालने के लिए रेडी थे, क्योंकि उस इक्विटी के बदले उन्हें क्या मिलता? प्रॉफिट मिलता। बट अगर वो किसी में स्लाइडली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग थे, और उस थोड़े पल और गाना याद रखना है आपको, याद करते समय कि फिक्स चार्ज कहां पर है? कंगन वाले पे। और फ्लोटिंग कहां है? फ्लोटिंग वाला क्या है? नो स्पेसिफिक असेट्स। नो स्पेसिफिक एसेट, कोई कंगन वंगन नहीं दिए, बट ऑल असेट्स। ये तो वही उन्हीं बात हो गई कि मतलब बिफोर और आफ्टर। नो स्पेसिफिक एसेट, भाई कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं देंगे। बाद में पता चल रहा ऑल एसेट्स, तो दुखी हो जाता है इंसान कि भाई सारे चले गए। तो फिर एक्सेप्ट गिवन आर एज फिक्स एसेट्स, मतलब जो फिक्स एसेट्स के तौर पे दे रखी है, वो यहाँ पर एक्सक्लूड करोगे। कंगन माने अगर पहले ही दे दिए, तो कंगन को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कंगन पे फ्लोटिंग वालों का हक नहीं है। क्लियर है मेरी बात? यहां तक क्लियर है? बात समझ आ रही होगी आपको। लगे रहना मेरे संग, दो तरीके के पढ़े हैं अभी तक, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अरे यार, मतलब अब ये भी पढ़ाना पड़ेगा क्या तुम लोगों को? मतलब थ्योरेटिकल में कुछ भी चल रहा है क्या? कुछ भी। कल तो मैंने देखा एएसबीए लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में। अब वो बताऊंगा बाद में क्या है भाई, ये सुन के एएसबीए क्या है भाई, ये बोले क्यों भैया, और ये हंसे क्यों शैतानी हंसी? ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, इधर आओ, इधर आ जाओ। तो रिडीमेबल का मतलब क्या है? रिपेमेंट ऑफ मनी आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। पैसे दूंगा ना लाला, पैसे दूंगा, 15 साल बाद मेरा बेटा आ जाएगा, तुझे पैसे तेरे मुंह पे मारूंगा। बट बेटा निकला तुम लोगों की तरह। बेटे ने पढ़ाई के पैसे तो लिए, पर सेटल हो गया लंदन वंडन में। ऐसी भी कई मूवीज है ना, जो बेटा सेटल्ड ही हो जाता है कहीं बाहर की तरफ, तो वो है इरिडीमेबल। लाला मैं तेरे तेरे पैसे वापस नहीं दूंगा, जा जो कर ले। रिपेमेंट मेड ओनली ऑन द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब, अब मैं यहाँ बेटे से कनेक्ट करूँ, तो जब बेटा वापस आ जाएगा तभी होगी। मीन्स सिंपल है, अपार्ट फ्रॉम जो, अगर रिडीमेबल का मतलब कि एक फिक्स पीरियड के टाइम पे हम आपकी पेमेंट कर देंगे, 10 साल, 20 साल, 25 साल का पेमेंट ले लियो ना, क्यों रो रहा है? रो मत। इरिडेमेबल का मतलब कि भाई पेमेंट नहीं होगी, मर जा तू, जब तक मैं नहीं मरता। ओए मैं नहीं, कंपनी कंपनी। जब तक कंपनी नहीं मरती, तब तक पेमेंट नहीं होगी तेरी। कंपनी मरने लगेगी, आ जाइयो, तेरे को भी तेरे पैसे मिल जाएंगे। किससे पहले मिलेंगे? पहले रिडीमेबल वालों को मिलेंगे, पहले सिक्योर्ड वालों को मिलेंगे। और तू इरिडीमेबल है, तो तुझे मैं शेयर से पहले दे दूंगा, बट उससे पहले अभी वो मत मांगियो, ठीक है भैया? क्या ये प्रोसीजर लिखने को आ सकता है कि किसको पेमेंट पहले होगी? तो आंसर इज नो। आपके लेवल पे नहीं आएगा, बट अगर आप ये लिक्विडेशन ऑफ कंपनी पढ़ रहे होते, तो रटा रटा के याद कराना पड़ता मुझे तुम्हें। ठीक है, अब आ जाओ रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। चार हो चुके हैं, कौन कौन से बताओ? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, चार हो चुके हैं। एक एक लाइन में याद रखवाए हुए हैं। डेफिनेशन पूरी पूरी नहीं लिखनी होती, मीनिंग है, थोड़ा बहुत बना चना के लिखोगे। अकाउंट्स है, मार्क्स मिलेंगे, पक्की बात है, फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा करना बस। रजिस्टर्ड का क्या मतलब है कि देखो, कंपनीज एक्ट ये कहती है कि भाई अगर आप डिवेंचर इशू कर रहे हो ना, तो आप डिवेंचर होल्डर रजिस्टर बनाओ। आप डिवेंचर होल्डर रजिस्टर बना लो, और उस रजिस्टर में जितने आपने जिसको डिवेंचर्स दिए हैं वो लिखो। भैया हाथ से लिखते हैं, पागल हो क्या? आजकल हाथ से कौन लिखता है? अब मतलब मैं एफएआर पढ़ाऊंगा तो मैं फिक्स एसेट्स रजिस्टर, तो क्या कहोगे कि फिक्स एसेट्स का रजिस्टर बना रहे हैं? नहीं, तो डिजिटली बनता है यार आजकल हर चीज। तो आपने अगर किसी कंपनी के शेयर परचेस करें, डिवेंचर परचेस करें, तो ऑटोमेटिकली उनके रजिस्टर में आपका नाम चल रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या है? डिवेंचर दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनी रिकॉर्ड्स, तो उसे रजिस्टर्ड कहते हैं। यहाँ पर जो दिक्कत है, यहाँ पर जो मुद्दा है, वो है टाइटल डीड का है। अगर मान लो रजिस्टर्ड डिवेंचर वाला अपने डिवेंचर्स बेच रहा है, अगर रजिस्टर्ड डिवेंचर वाला अपने डिवेंचर बेच रहा है, तो बेटा उसको लिखित में देना पड़ेगा। उसे हर चीज आपको डॉक्यूमेंट करा के देनी पड़ेगी कि भाई ये शेयर्स, अब ये डिवेंचर्स मैंने ए से लेकर बी को दे दिए हैं, और प्लीज कंपनी से उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मेरा नाम रिमूव करके बी का नाम इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। फॉर द रीजन, क्योंकि कल को प्रिंसिपल की पेमेंट और कल को इंटरेस्ट की पेमेंट बी को होनी चाहिए। बट अगर कंपनी में नाम चेंज नहीं हुआ, कंपनी में नाम ए का ही है, तो जो प्रिंसिपल की पेमेंट है, जो इंटरेस्ट की पेमेंट है, वो ए को ही मिलेगी। सिर्फ यही रीजन है कि जब भी सेल करोगे, तो आपको पूरा का पूरा चार्ज देना पड़ेगा उधर। यहाँ वही लिख के दे रखा है मैंने कि प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मेड टू द
टू दैट रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर। तो इसका मतलब है अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल करने के बाद आपको उसको पूरा का पूरा लिखित में देना पड़ेगा, और वही चीज आप कंपनी को भी रिक्वेस्ट में डालोगे कि भाई मेरा नाम रिमूव करके किसी और का नाम इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जिसको आपने सेल करी है। अनरजिस्टर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, बेच दो जिसको बेचना है उसको, जिसके पास होगे वो डीड, जिसके पास वो कूपन्स होंगे उसको मिल जाएगा वो इंटरेस्ट और पेमेंट। तो ठीक है, नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी, डिबेंचर आर ट्रांसफर बाय डिलीवरी, डिलीवरी कर दो, बस दे दो। जिसके पास वो डीड होगा, मतलब सर्टिफिकेट है मेरे पास है, उस पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, वो सर्टिफिकेट फ्री है, तो भाई मेरा नाम हो गया, खत्म कहानी। वो मेरा नाम आ गया तो मेरे को मिलेगा, खत्म कहानी। जो कंपनी में क्लेम मारेगा उसका आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये अनरजिस्टर्ड और बीआरआर कहते हैं इनको। फिर आता है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। बेटा आप यकीन मानिए आज से 1 डेढ़ साल 2 साल पहले ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हुआ करते थे। मतलब इन पे इतने क्वेश्चंस आया करते थे, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल पे पूछिए मत। अब आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है कि आपने डिबेंचर होल्डर को ये बोला हुआ है कि देख तुझे पैसे मिल सकते हैं, और अगर हम तुझे पैसे नहीं दे पाए तो मालिक बनेगा। तो बेटा मालिक बनने के लाइन पे ना हम इंडियंस और हर कोई इतना खुश हो जाता है, पूछो मत, कि हाँ मालिक बनूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपने किसी को 20 लाख रुपए, 20 लाख तुम्हारे लिए ठीक है, 20 करोड़ ज्यादा हो जाता है, 20 लाख रुपए तुमने क्या कर रखे हैं, किसी को डिवेंचर्स की फॉर्म में दिए हुए हैं, एंड ही इज अनेबल टू पे योर ड्यू। मैं वो आपका ड्यू नहीं पे कर पा रहा ना, ड्यू पीने वाला नहीं, ड्यू DUE वाला, तो वो आपका क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, आपको कन्वर्ट कर देगा शेयर्स में। किस में कन्वर्ट कर देगा, वो आपको कन्वर्ट कर देगा बेटा शेयर्स में। ये देख लीजिए लिखा हुआ है कि डिवेंचर दैट आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। और मैंने आपको एक और चीज बतानी है, वो चीज ये है मेरे बच्चों, कि देखो ये हो सकता है पार्टली, यानी कि पार्शियल, यानी कि कुछ अमाउंट, मतलब सम अमाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। मींस कहने का सिंपल मतलब है कि अगर आपने 20 लाख की पेमेंट करी है, तो वो आपसे कह रहा है कि 10 लाख रुपए तो मुझसे अभी ले ले तू, ठीक है, और 10 लाख रुपए जो तुझे पेमेंट देनी है उसको क्या कर तू, उसको तू शेयर्स में कन्वर्ट करा ले। तो पार्टली कन्वर्टेबल शेयर्स हो सकते हैं, पार्शियली भी बोल सकते हैं, पार्टली भी बोल लो, पार्ट कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बोल सकते हैं, मैंने बोल दिया फिर से, पार्टली। ठीक है, जिसका एक पोर्शन आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट करा सकते हो शेयर्स में। ठीक है, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपका मन है तो ही कराओगे। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल का मतलब भाई बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होंगे, आपको आपकी पेमेंट होगी। ठीक है, ओके। अब यहां पर मैंने एक पॉइंट लिख के दिया है, अब वो सारी चीजें क्लियर हो गई जो मैं ऊपर से बता रहा था। मेरे 2 क्वेश्चन रेज हुए थे कि भैया चार्ज क्या है, तो चार्ज भी पढ़ा दिया मैंने आपको, 2 सबसेक्शन 16 में माँ और लाला का एग्जाम्पल दे दिया। तो और दूसरा मैंने ये बता दिया डिबेंचर क्यों हम रेस करेंगे, बेटा चीप सोर्स है, इजिली अवेलेबल है, और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए मिल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, टैक्सेशन में सबसे ज्यादा हमारा सपोर्ट आता है। दूसरा, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल वायबिलिटी बहुत अच्छी बनी रहती है। भैया व्हाट इज फाइनेंशियल वायबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी मतलब कि आपकी बैलेंस शीट एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर रही है इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो ये चीज आपको अभी नहीं पढ़नी है, बट आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, कि फाइनेंशियल वायबिलिटी, व्हाट इज फाइनेंशियल वायबिलिटी, मींस अ बैलेंस शीट क्रिएटिंग अ वेरी स्ट्रांग इंपैक्ट ऑन द investor, on the creditors, on the customers, okay, and as well as on the government, okay। भैया कौन कर सकता है डिवेंचर इशू, मैंने कहा लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों, दोनों पक्की बात है। अनलिस्टेड वाली क्या करेगी, हमेशा क्या करेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट। ये क्या था, अनलिस्टेड वाली हमेशा क्या करेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी। प्राइवेट प्लेसमेंट से मेरा मतलब है कि भाई वो शेयर्स बेचेगी सिर्फ और सिर्फ किसको, अपने ही बंदों को। सॉरी, डिबेंचर किसको बेचेगी, अपने ही बंदों को, यानी कि अपने सीईओ को, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अपने रिश्तेदारों को। वो पब्लिक इशू नहीं कर सकती, बट ये क्या करेंगे, पब्लिक इशू भी करेंगे और प्राइवेट प्लेसमेंट चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इन पे कोई हक नहीं है आपको कुछ कहने का। भाई अब ये मान लो अनलिस्टेड वाली क्या चाहती है कि मैं पंजाब नेशनल बैंक को दूंगी, तो वो दे दे। बट अगर ये मजदूत फाइनेंस वाले, इन्होंने पब्लिक इशू कर रखा है ना, आपको अपने घर पे बैठे बैठे पैसे ज्यादा लग रहे हैं, आपने पापा का एटीएम उठाया, डीमेट में डाले सारे पैसे और खरीद डाले मजदूत फाइनेंस के, अभी खोल के डालना ना डिवेंचर अवेलेबल इन इंडिया, तो आपको अपने आप मिल जाएगी कोई ना कोई साइट। इतने सारे साइट्स हैं आपकी ट्रेडिंग के, कोई ना कोई डिवेंचर बेच ही रहा होगा, तो उसमें से आपको मिल जाएंगे कोई भी डिवेंचर्स। तो सिंपल है, आपकी जो लिस्टेड कंपनी है, वो लिस्टेड का मतलब मैं बता दूं, लिस्टेड मतलब कि वो लिस्टेड है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई, एनएसई, किसी भी अच्छे की स्टॉक एक्सचेंज पे वो रजिस्टर्ड है। तो अगर वहां रजिस्टर्ड है तो वो दोनों शेयर वो मांग सकती है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्लेसमेंट कर सकती है। बट अगर वो अनलिस्टेड है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी, अपने बंदों को बेचेगी। ठीक है, एक हल्की सी नॉलेज पॉइंट ऑफ चीज बताई थी। अब आते हैं प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिव पे। ठीक है, अब प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है मालिक, और अच्छे से प्लीज फोकस करना। मैं 1 मिनट का गैप बस यहाँ पर इसीलिए ले रहा हूँ, एक लैग आएगा शायद इसमें बीच में, क्योंकि मुझे ये देखना है कि ये कितने का सेशन रिकॉर्ड हो गया, ताकि मैं दूसरा सेशन रिकॉर्ड कर दूं या इसी में कंटिन्यू कर दूं। चलिए इसी में कर रहा हूं, अभी 33 मिनट्स की रिकॉर्ड हुई है, आगे अभी और चल सकती है।
होप आप सब भी इसमें लगे रहेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल था। वो हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे थे कि व्हाट इज डिवेंचर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे बच्चों। आ जाओ मेरे साथ साथ। तो डिवेंचर में भी इशूड फॉर, या तो आप कैश के लिए सेल कर सकते हो। कैश यानी कि वही जैसे शेयर्स को बेचते थे ना, कैश में कैश अकाउंट डेबिट करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट करते थे, वैसा कर लो। दूसरा आप कंसिडरेशन के लिए कर सकते हो। कंसिडरेशन मतलब आपको किसी को कैश में पेमेंट नहीं करनी है, आप उसे डिवेंचर्स में पेमेंट कर दो। सेम लाइक जैसे आप उनको क्या करते थे, क्या कहते हैं, शेयर्स में पेमेंट कर देते थे ना किसी वेंडर को, कोई बिजनेस खरीदते थे, तो उसी तरीके से आप कंसिडरेशन में पेमेंट कर दो। तीसरा है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि आप अपने डिवेंचर्स को भी गिरवी रख सकते हो। ठीक है, आप किसी लोन के लिए अपने डिवेंचर्स को गिरवी रख दो, खत्म कहानी। तो वो गिरवी रखने वाला भी देखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश का मेरे पास क्वेश्चन आता है। इसमें मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि सेम एज शेयर्स है भाई। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद कॉल्स। ये कब होता है बेटा, जब आप इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट मंगा रहे हो। क्या मंगा रहे हो, इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हो पेमेंट। बट अगर आप सारा पैसा एक साथ मंगा रहे हो तो सिंपल एंट्री पास होती है, जो कि अकाउंट से हो जाती है। अब यहां पर मैं लिख देता हूं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कौन से अकाउंट आ जाता है, अगर सारा पैसा लमसम में एक संग आ रहा है तो आप क्या एंट्री करते हो, डिवेंचर एप्लीकेशन। देखो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री करोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर। भैया वहां पर क्या एंट्री करते थे, मैंने कहा देखो वहां सबसे पहले एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते थे, ये पहली एंट्री। फिर दूसरी करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप अपने पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, बट यहां पर ये कैपिटल नहीं है, ये बोरोइंग है। तो यहां पर शेयर कैपिटल को रिप्लेस करा गया है परसेंटेज डिवेंचर से। भैया व्हाट इज परसेंटेज डिवेंचर, बेटा डिवेंचर को ना एक फिक्स रेट का इंटरेस्ट पे करना होता है आपको एनुअली। डिवेंचर को एक फिक्स रेट का इंटरेस्ट पे करना होता है एनुअली। तो जितने भी डिवेंचर इशू होते हैं वो रेट के साथ होते हैं। जैसे कि अब मलतूत फाइनेंस ने मान लो इशू कर रखे हैं 10%, तो उनका जो नाम आएगा वो आएगा 10% डिवेंचर। मान लो किसी ने 12 कर रखे हैं तो 12% डिवेंचर, किसी ने 15 तो 15% डिवेंचर। सिंपल वो रेट है, वो रेट लिखा था परसेंटेज में। तो शेयर कैपिटल को यहां पर रिप्लेस करा हुआ है हमने परसेंटेज डिवेंचर से। मैंने ये आपको एंट्री बता दी पूरी की पूरी। भैया ये एंट्री के क्या क्वेश्चंस होंगे, मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि क्या होना है क्या नहीं होना, होगा सब कुछ। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो डिवेंचर्स है वो पार पे इशू होते हैं, वो प्रीमियम पे होते हैं और डिस्काउंट पे भी। भैया शेयर्स नहीं होते, मैंने कहा नहीं। सेक्शन 53 स्पेशली प्रोहाइबिट करता है, सेक्शन 53 स्पेशली प्रोहाइबिट करता है कि कोई भी शेयर्स आपके डिस्काउंट पे इशू ना हो जाए। द रीजन बीइंग फ्रॉड का केस बहुत है। कोई कोई बंदा अपनी कंपनी को क्या करेगा, बिल्ड करेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराएगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा, लोगों से पैसा रेस करवाएगा। पैसा रेस करते ही क्या करेगा, और पैसा रेस करने के लिए क्या करेगा, मान लो आप देखो, आप हर कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदते हो, आप बच्चे हैं, मुझे पता है आप लोग भी ट्रेडिंग में आजकल खूब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो उस ट्रेडिंग में आप वही कंपनी खरीदते हैं जो वेल नोन कंपनी है। बट मान लीजिए मार्केट में एक र्यूमर आ गया कि 100 रुपए का कोई भी शेयर 25 रुपए में बिक रहा है, और वो आप क्या सोचोगे कि 25 रुपए में है, कल ना कहीं इसकी वैल्यू एनहेंसमेंट होगी, डिस्काउंट में मिल रहा है ले लो। तो आपने क्या करा, 100 रुपए का शेयर 25 पे ऑप्ट कर लिया। बट कल को वो कंपनी 10 साल बाद पूरी की पूरी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो शेयर होल्डर के पास तो कोई हक ही नहीं होता ना पैसा वापस मांगने का, आपको पता होना चाहिए। शेयर होल्डर्स के पास कोई भी हक नहीं होता अपना पैसा मांगने का। और आप तो याद रखना ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हो, इसमें तो और हक नहीं होगा। इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो एकदम लार्ज स्केल पे है, सिग्निफिकेंट रोल है जिनका, उनको तो फिर भी कुछ मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा। तो देयर इज अ चांसेस ऑफ फ्रॉड, इसीलिए डिस्काउंट पे प्रोहिबिट करें। नो नो अनदर अनदर रीजन बिहाइंड इट। भाई पहले होते थे बट अब मना कर दिया कि डिस्काउंट पे मत करो, एटलीस्ट पार पे होने चाहिए। बट भैया व्हाट इज पार, व्हाट इज प्रीमियम, व्हाट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब सिंपल मैंने बता दिया, 100 रुपए का शेयर है, 25 में बिक रहा है, 50 में बिक रहा है, 90 में बिक रहा है। पार का मतलब 100 रुपए का शेयर 100 में ही बिक रहा है। इसे डिवेंचर में भी ले आना, 100 रुपए का शेयर 100 में ही बिक रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, पार। बट अगर 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में बिक रहा है, इसे कहते हैं प्रीमियम। बेटा मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं आपको, एमआरएफ। आपको पता ही होगा इंडिया में एमआरएफ का शेयर सबसे ज्यादा महंगा चलता है। आप अगर उसकी फेस वैल्यू सर्च करोगे तो शायद उसकी 100 या 110 रुपए होगी। ठीक है, एमआरएफ का जो ओरिजिनल शेयर है वो 10 या 100 रुपए का है, बट मार्केट वैल्यू उसकी कितनी चल रही है, 58,000, 60,000, 65,000 चल रही होती है। तो ये क्या है, प्रीमियम है। कितने का, 10 रुपए का, चल कितने पर है, 65,000 का। तो प्रीमियम कितना भी हो सकता है, प्रीमियम मतलब कि उसकी मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी है कि वो प्रीमियम पे बिक रहा है। रिलायंस का मान लो कोई शेयर 100 रुपए का था, बिक रहा है 1000 में, 1200 में, 1500 में, तो इसका मतलब ये सारा का सारा जो एडिशनल पैसा वो प्रीमियम है। और प्रीमियम आप क्यों पे करोगे, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, वैल्यू एनहेंसमेंट इसकी बहुत ज्यादा होती है।
भाई बहुत ट्रस्टेड कंपनी है, रिलायंस मान लो, विप्रो मान लो, इन्फोसिस मान लो, ये सारी आपकी बहुत ट्रस्टेड कंपनी है। अब इन सबके तो शेयर आपको मिलेंगे नहीं, रिलायंस के मिल जाएंगे इंडिया के अंदर, आपको टाटा के मिल जाएंगे, तो इन सबके जो शेयर्स आपको मिल रहे हैं वो आपको मिलेंगे प्रीमियम पे, कभी भी मार्केट वैल्यू पे तो कभी नहीं मिलेंगे, और डिस्काउंट पे मिल रहे हैं जो शेयर्स, वो समझ लीजिए कि वो कंपनी डूबी हुई है। उसमें सिर्फ आपके जो स्टॉक ट्रेडर हैं, जो मेन स्टॉक ट्रेडर है, वही प्रॉफिट कमा सकते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू से कभी भी कम पे बेचना डिस्काउंट है, ज्यादा पे बेचना आपका क्या है, फेस वैल्यू से ज्यादा, कम पे बेचना आपका डिस्काउंट है, फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेचना आपका प्रीमियम है, इक्वल टू फेस वैल्यू आपका पार है, पार। ठीक है, ओके। आपको मैं बता दूं कि आपका कोई भी अगर प्रीमियम रिसीव होता है तो उसे आप कहां डालते हो, एसपीआर में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। आगे ना मुझे इसकी यूटिलाइजेशन करानी है, बट इससे पहले मैं ना आपको एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा, एक एग्जांपल हो जाए, एक एग्जांपल हो जाए। एग्जांपल मेरा ये है, प्रीमियम के लिए करा रहा हूं, एग्जांपल मेरा ये बन के आ रहा है यहां पर, भाई एबीसी लिमिटेड ने 1000 डिवेंचर इशू करे हैं, और डिवेंचर 10% मैं कह रहा हूं इशू करे हैं, एट द रेट 100। ठीक है, प्रीमियम ऑफ ₹10, कितने रुपए की प्रीमियम पे, मतलब 10 रुपए का वो प्रीमियम भी मांग रहे हैं। तो इसकी एंट्री आप क्या करोगे, तो देखो इसकी एंट्री सिंपल जो आप करोगे, आप इसकी सिंपल एंट्री करोगे पहली वाली, पैसा रिसीव करने की। तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, और सारा पैसा क्योंकि एक संग मिल रहा है, तो 10%, यहां पर 10% ले लो, 10%। चलो यहां पर मत दिखाओ ना, यहां पर क्या दिखा दो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कितना पैसा आ गया पूरा का पूरा, तो 1000 शेयर पे 110 के हिसाब से पैसा आ गया, पूरा का पूरा डाल दो, 1000 शेयर पे 110 के हिसाब से पैसा आ गया, नरेशन लिख दोगे, बीइंग डिवेंचर मनी रिसीव्ड। ये पहली एंट्री थी। ठीक है, दूसरी देखना, दूसरी इंपॉर्टेंट है। दूसरे में आप क्या करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को आप डेबिट करोगे, कितने से, सेम 1000 इंटू 110 से आप करोगे इसको आप डेबिट। बोरोइंग में आप डालोगे सिर्फ कितना, ये जो पैसा मिला है ये सिर्फ प्रीमियम के लिए मिला है आपको, तो ये आप जो आप ट्रांसफर करोगे परसेंटेज डिवेंचर पे, वो कितना करोगे मैं दिखा देता हूं, परसेंटेज, ओहो परसेंटेज पता तो है मुझे, 10%, 10% डिवेंचर, कितना करोगे, 1000 इंटू 100। भैया एंट्री तो टैली हुई नहीं, मैंने कहा एंट्री टैली करा रहा हूं ना, यहां पर आप लिखोगे 2 SPR। भैया व्हाट इज एसपीआर, द एसपीआर इज नथिंग बट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो आपकी सिक्योरिटीज पे, जो आपके शेयर्स पे आपको एडिशनल मनी मिलता है, वो आप एसपीआर में डालते हो, तो यहां पर आपका 10,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व खड़ा हो जाएगा, जो कि आप कहां डालोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में डालोगे। ठीक है भैया, यहीं अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ होता, बेटा चिंता क्यों मानते हो, इन सबके क्वेश्चन है हमारे पास, मैं इन सबके क्वेश्चन कराऊंगा। अगर डिस्काउंट पे होता तो सेम एंट्री होती ऊपर वाली, दूसरी वाली एंट्री जो होती वो मैं बता देता हूं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, या फिर आप इसे कर सकते हो लॉस ऑन डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये एंट्री करते। अब ना मेरे को जो आपको बात बतानी है, वो मुझे पहले आपको बात बतानी है कि एसपीआर की यूटिलाइजेशन क्या है। बेटा ये जो मैं याद कराते कराते ना, फर्स्ट टर्म में भी मेरे को बहुत मेहनत लगी, अपने सारे बच्चों को मैंने याद कराया कि भाई सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 आपकी बात करता है यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर की, जो याद कर लो, याद कर लो। उनका यही क्वेश्चन था कि क्या ये पेपर में आएगा, अरे पेपर में तो आएगा ही आएगा, और बाकी ये हर जगह काम आता है आगे भी। अब आपको मैं आज याद करा रहा हूं, और आज के बाद आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि बेटा भूलेंगे नहीं एसपीआर के यूटिलाइजेशन, और मैं ग्रुपिंग करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। 5 जगह इसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हो। एसपीआर एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है जो सिर्फ 5 जगह यूज हो सकता है, इसके अलावा आप इसे कहीं भी यूज नहीं करोगे। 5 जगह, इसके अलावा कहीं भी नहीं। अगेन 5 जगह, इसके अलावा आप कहीं भी यूज नहीं करोगे। यूज नंबर फर्स्ट, इशू, इशू, दो चीज ला रहा हूं मैं इशू पे, आ जाओ। इशू कर रहे हैं आप, ये दो चीज इशू है, या फिर आप कह सकते हो अपने शेयर्स पे है, ये शेयर्स पे है। दो चीजें यहां पर ये वाली राइट ऑफ पे है, और तीसरी चीज रिडम्पशन पे है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपकी जो पहली दो चीजें हैं वो क्या है, इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। आप बोनस शेयर्स इशू कर रहे हो, आप एसपीआर का यूटिलाइज कर सकते हो, एसपीआर के थ्रू आप बोनस शेयर्स इशू कर दो। भैया क्या हमें बोनस शेयर्स की अकाउंटिंग करनी है, ना जी ना, बिल्कुल नहीं करनी, अभी आपके लेवल पे नहीं करनी, आगे करोगे। क्या कह रहा हूं मैं, आपको यूटिलाइजेशन याद करनी है। पहला यूटिलाइजेशन है
इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये आगे का वर्ड है बट आप इतना याद रख लो चल जाएगा। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स आप इशू कर रहे हो, पहला यूटिलाइजेशन। दूसरा, आप बाय बैक कर रहे हो अपने शेयर्स, क्या कर रहे हो, बाय बैक खुद के शेयर्स, तो ये शेयर्स की दो एंट्री होगी, इशू फुल्ली पेड, बाय बैक ऑन शेयर्स, दो हैं बाकी के राइट ऑफ के। अब आप राइट ऑफ क्या करोगे, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, भैया ऐसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस से मेरा मतलब है कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी तो उस पे भी तो खर्चा हो रहा था। भाई आपकी कंपनी भी बन रही थी, पीसीसी लिमिटेड लेट्स से मैं बना रहा हूं, तो उसके लिए जो पहले खर्चा हो रहा है वो कहां जाएगा, वो तो कंपनी का ही खर्चा है ना। तो इसे कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी के पैदा होने से पहले के एक्सपेंसेस, तो इसे कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन दोनों में से कुछ भी कह लो। क्या बोला मैंने, प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन दोनों में से कुछ भी कह लो। कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले के खर्चे, कंपनी के पैदा होने से पहले के खर्चे आपके ये एक्सपेंसेस आएंगे, तो इसको राइट ऑफ कर लो। ठीक है जी, ये आपका यूटिलाइजेशन नंबर सेकंड था। पहला दिखा देता हूं, बोनस शेयर्स, दूसरा क्या था, ऑन शेयर्स, तीसरा देख लो, तीसरा क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, चौथा भी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, वो एक्सपेंसेस जो शेयर्स और डिवेंचर्स को इश्यू करने में लगे हुए हैं, वो एक्सपेंसेस जो शेयर्स और डिवेंचर्स को इश्यू करने में लगे हुए हैं। डिवेंचर को इश्यू कर रहे हो, डिवेंचर को डिस्काउंट पे कर रहे हो, लॉस ऑन इश्यू है, ये राइट ऑफ हो सकता है। भैया शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो, ये हो सकता है। अभी तो बताया ना लाइक को कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो ही नहीं सकते, तो ये जो डिस्काउंट वाला फैक्टर आएगा ये सिर्फ डिबेंचर्स के संग आएगा। शेयर्स डिबेंचर पे, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू ही नहीं हो सकते, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर नॉट ऑन शेयर्स, बट आपकी कमीशन, ब्रोकरेज, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ये सब दोनों पे लगते हैं, ये आपके शेयर्स पे भी लगते हैं और डिबेंचर्स पे भी लगते हैं, तो वो सारे कर लो। तो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स सच एज कमीशन, डिस्काउंट गिवन ऑन इश्यूज, ये सारी चीजें हैं। और कौन से इश्यूज पे देते हो आप डिस्काउंट, किसको देते हो, तो आपको अच्छे से ये बात याद रखनी है कि आप डिस्काउंट सिर्फ देते हो किसको, डिबेंचर्स को, शेयर्स पे हम डिस्काउंट की बात ही नहीं करते। एंड लास्ट वन, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स की कोई रिडम्पशन नहीं होती। प्रीमियम पेबल या फिर प्रीमियम पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर होल्डर्स, तो देख लो भाई, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। भाई इक्विटी शेयर्स की कब से रिडम्पशन होने लग गई, तो 5 यूटिलाइजेशन है, मेरे संग फिर से रिपीट कर रहे हैं आप लोग। पहला यूटिलाइजेशन शेयर्स का है, तो क्या है, पहला इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, ठीक है पहला। दूसरा, बाय बैक करने हैं अपने ही शेयर्स को, दूसरा। तीसरा है राइट ऑफ, राइटन ऑफ क्या करना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। चौथा, राइट ऑफ करना है कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, 4 हो गए आपके। पांचवा क्या है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, इनको अगर जो पे आप रिडीम कर रहे हो और इन पे अगर कोई आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो वो भी किस में आएगा, इसी की यूटिलाइजेशन से आप राइट ऑफ कर सकते हो। तो ये बताने का मेरा मुद्दा इसीलिए था, मैं इसको स्किप कर सकता था बट मेरा मन नहीं माना। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर जो आप अभी डिस्काउंट वाला केस करेंगे मेरे संग, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वाला, तो एसपीआर आपने क्रिएट कर लिया, इस एसपीआर को आप रिजर्व एंड सरप्लस में शो करोगे, जो भी एग्जांपल करा हमने। बट अगर मान लो कोई शेयर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, तो उसकी एंट्री क्या बनती है बच्चों, वो हो जाए आप लोगों के संग पहले, तो उसकी एंट्री होगी। अब जैसे मैं इसी वाले क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूं, 100, अब इसी एबीसी लिमिटेड को डिस्काउंट पे इशू करवा देता हूं, गिविंग डिस्काउंट ऑफ ₹10, भाई 10 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, आप लपक के ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे क्यों, कोई बात नहीं, क्योंकि रिडम्पशन कभी डिस्काउंट पे नहीं होती मालिक, क्यों लोगे भाई, आप ये कह सकते हो ना कि भाई हम नहीं ले रहे भैया, मैं कहूंगा क्यों नहीं लोगे आप बताओ, क्योंकि मान लो अगर कंपनी ने लिखा है कि हम 5 साल बाद रिडम्पशन करेंगे, तो भी तो आपको 10 रुपए बढ़ के ही मिल रहे हैं ना, वैल्यू एनहेंसमेंट तो मिल ही रही है और इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा पूरे साल, तो मजे हैं अपने, ये बात मैं अभी करूंगा। तो अब एंट्री करोगे पहली आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पहली एंट्री करोगे, 10,000 शेयर थे उनके, 90 रुपए के हिसाब से पैसे मिलेंगे आपको। भैया 100 रुपए के हिसाब से क्यों नहीं, तो डिस्काउंट कहाँ गया आपका, ठीक है, तो डिस्काउंट था इसीलिए ये एंट्री कर दी। दूसरी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 10% डिवेंचर, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो भाई 100 रुपए का था, मैं 100 के हिसाब से ही जाऊंगा। अब ये कहेगा कि कोई बात नहीं, पर मैं तो 90 रुपए ही लाया था ना, मैं 90 रुपए ही लाया था आपके लिए, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत, तुम लोग लो ही मत दिक्कत, यहां पर डाल दोगे आप डिस्काउंट अकाउंट
जिसको आप दे सकते हो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करोगे, और लॉस है तो आपको पता है भाई नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो 1000 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, अब 10,000 रुपए का ये आपका क्या आ गया है बेटा, ये आ गया है 10,000 रुपए का आपका डिस्काउंट पे आपका लॉस, मतलब डिवेंचर पे आपका लॉस, जैसे आपने नाम दिया हुआ है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। आपको मैं बता दूं बेटा ये एक तरीके का कैपिटल लॉस है, तो इस लॉस को आप पीएनएल में शो नहीं करोगे पहले, अभी शो नहीं करोगे पहले, आप इसको पहले राइट ऑफ करने की कोशिश करोगे, और राइट ऑफ का मतलब होता है भैया इसको हटाओगे, इस एंट्री को हटाओगे, ये एंट्री बहुत बुरी है, चुभती है हमारे दिलों में, तो इस एंट्री को हटाने के लिए यहाँ डेबिट हुआ है तो इसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसको क्रेडिट करने के लिए तो इसको तो कर दो डिस्काउंट ऑन इश्यू, पूरे से कर दो आप इसको क्रेडिट, आप इसको राइट ऑफ कर रहे हो, और कितने से करोगे, 10,000 रुपए से। बेटा डेबिट क्या करोगे, तो मैंने कहा देखो आपको डेबिट के लिए 3 चीजों का यूज करना अलाउड है। सबसे पहले एसपीआर, अभी अभी पढ़ा ना, यूटिलाइजेशन ऑफ 52 सबसेक्शन 2 में, अभी 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 आपने पढ़ा कि भाई आपने अगर कोई डिस्काउंट पे, आपने कोई इश्यू पे डिस्काउंट दिया है तो उसका राइट ऑफ कर लो, तो आप सबसे पहला तो चुनोगे एसपीआर, ठीक है। और अगर एसपीआर में 10,000 रुपए नहीं है आपके, मान लीजिए सिर्फ 4,000 है, तो मैंने कहा 4,000 तो यहां से यूटिलाइज कर लो, बाकी के 6,000 मैंने कहा अगर मान लो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व बचा हुआ है आपका, कैपिटल लॉस है ना, तो कैपिटल रिजर्व से सेट ऑफ कर लो, तो 2,000 रुपए का मान लो कैपिटल रिजर्व था, आपने पूरा पूरा एग्जॉस्ट कर लिया, बाद में जो नहीं बचता है वो एसपीएल से लाना। भैया व्हाट इज एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसे एसपीओएल भी बोल देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हैं इसको, या फिर एसपीएल बोल लो। तो बाकी का मान लो 4 और 2 6,000 हो गया, 4,000 रुपए आपने यहां से सेट ऑफ कर लिए। बेटा ये इनकी रैंकिंग है, ये इनकी पोजीशन है। सबसे पहले क्या यूटिलाइज होगा, एसपीआर, फिर क्या यूटिलाइज होगा, सीआर यानी कि कैपिटल रिजर्व, और थर्ड में होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, पूरा का पूरा राइट ऑफ होगा। लिखोगे बीइंग डिस्काउंट राइट ऑफ, क्या लिखोगे, बीइंग डिस्काउंट राइट ऑफ, आपने क्या करा है, इस डिस्काउंट को क्या कर दिया बेटा, आपने राइट ऑफ कर दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहां तक की बात मैं आपसे रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले ये जो डिस्काउंट का फैक्टर है इसको याद रखना, डिस्काउंट ऑन इश्यू हमेशा आपका एक कैपिटल लॉस रहता है, और AS16 का आपकी बुक में रेफरेंस दिया हुआ है, मैं उसका रेफरेंस ही नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपकी बुक अभी इतनी इतनी मैं कह सकता हूं इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो पूरे एएस को अच्छे से समझा सके, तो AS16 का वो रेफरेंस दे रखा है बोरोइंग कॉस्ट का। मैं अभी आपसे कहता हूं सिंपल, आपको इतना याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कोई आपसे AS16 बोरोइंग कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे कोई कुछ भी नहीं पूछ रहा, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बोरोइंग थी, आपका ये डिस्काउंट जो था ये कैपिटल लॉस था, इस कैपिटल लॉस को करने के लिए कंपनी अकाउंटिंग ने मुझे 3 चीजें दे रखी है। सबसे पहले एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कर लो, एसपीआर को, अगर नहीं है तो कैपिटल रिजर्व को कर लो, और तीसरे में कर लो एसओपीएल या फिर एसपीएल को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को कर लो। भैया ये रैंकिंग चेंज हो सकती है, द आंसर इज नो। अगर एसपीआर और सीआर नहीं है तो एसओपीएल यूज कर लो, बट अगर वो हैं तो पहले उनका मैक्सिमम यूटिलाइज एग्जॉस्ट करो, और तब उसके बाद आप इसको बाकी चीजों को यूज कर सकते हो, ठीक है। यहां तक का मुद्दा था कि मैंने आपको इशू की एंट्री बताई, इंस्टॉलमेंट पे होती तो आपको पता ही है पहली एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, दूसरी होती डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर, फिर तीसरी आती है अलॉटमेंट की, तो परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर, फिर उसका पैसा रिसीव करते, इस तरीके से करते। इसके क्वेश्चंस पे मैं आ रहा हूं, सबसे पहले मैं देख लूं कि मेरा अगला टॉपिक क्या था, कंसिडरेशन का क्वेश्चन है, टॉपिक है। मेरा मानना है कि इसके क्वेश्चंस हो जाए पहले आप, क्योंकि 2-4 क्वेश्चंस अगर आपको मैंने करा दिए यहाँ पर तभी आपका दिमाग खुलेगा अच्छे से, तो पहले इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आ जाओ, पहले इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैंने आपकी बुक लगा के रखी हुई है, आ गई तुम्हारी बुक, ठीक है। सब पढ़ लेना कि 230 में था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर भी लिख के दे रखी है, बट मैंने आपको इन डेप्थ एनालाइज करा दिया बेटा कि क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीज आपको बता दी गई है जो आपको एक्चुअली में पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ और पता होना चाहिए। ओके एट पार, क्वेश्चन दिखाओ भाई, हमें क्वेश्चन दिखाओ, हमें क्वेश्चन दिखाओ, हमें क्वेश्चन दिखा दो। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला हुआ है कि आपको लमसम में पेमेंट मिल रही है, दिख रहा है ना सबको, देखो इशू प्राइस पेबल इन लमसम, लमसम मतलब एक संग पैसा आ गया, तो पढ़ते हैं, सन इंडिया लिमिटेड 20,000 शेयर इशू कर रही है 100 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 20,000 डिवेंचर्स, शेयर्स ने डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स कितने कर रही है 20,000, 20,000 100 के हिसाब से, तो भाई देखो 20 लाख की पेमेंट रिसीव्ड हो गई, कहां एंट्री करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू, दूसरी अच्छे से देख लेना बच्चों, दूसरी अच्छे से देखना प्लीज, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है।
जब भी लमसम पेमेंट करेगा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब एक संग मिल गया है। तो दूसरी एंट्री क्या है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, और 9% यहाँ पर रेट गिवन है, ठीक है। नरेशन और आप लोग लिख लोगे अच्छे से, थोड़ा सा मैं चलूंगा आगे यहाँ पर बच्चों। दूसरा है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट की बात कर लेता हूँ। अब इंस्टॉलमेंट का मतलब है वो कहेगा थोड़ा पैसा मुझे एप्लीकेशन पे चाहिए, थोड़ा अलॉटमेंट पे चाहिए, और अगर चाहिए होगा तो कॉल्स पे भी मांग लेगा। तो कॉल्स पे मांगेगा तब की तब देखेंगे। ऑन 1 मई 2021 को 40,000 डिवेंचर 10% के हिसाब से, मतलब 10% रेट है उनका। भाई पेबल क्या है, 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। तो ठीक है, 20 रुपए 40,000 रुपए के हिसाब से, 40,000 शेयर्स के हिसाब से मैं कितने रुपए, 20 रुपए मैं एप्लीकेशन पे ले लूंगा, ये लो 8 लाख रुपए। और बाकी 40,000 रुपए के हिसाब से पूरे के पूरे 80 यानी कि 32 लाख रुपए मैं कहां ले लूंगा, अलॉटमेंट पे ले लूंगा। क्या दिक्कत है इसमें? आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ एक्सट्रैक्ट लगाया हुआ है, बहुत अच्छी चीज है। मैंने आपको बताया था कहां शो होना चाहिए, कहां बताया था बताओ मुझे। तो देखो मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो यहाँ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, इक्विटी एंड लायबिलिटी में। बट अभी यहाँ पर वो दे नहीं रखा है, तो आपको ध्यान से ये रखना है। यहाँ पर बैंक तो आप बढ़ा ही रहे हो 40 लाख रुपए का, कोई दिक्कत नहीं, उसको बढ़ा लो, 32 और 8 40 ही होता है। यहाँ पर आप देखोगे नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 40 लाख रुपए पूरी की पूरी शो कर रखी है, कितनी, 40 लाख रुपए। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो होती है, ठीक है। ओके, प्रीमियम का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीमियम प्रीमियम भैया आप कुछ बचा तो है नहीं, देखो अभी सिंपल क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन क्या है, 10,000 शेयर इशू कर रहे हो सूर्य लिमिटेड के, 10% प्रीमियम पे। तो 10,000 का 100 करोगे तो कितना बनेगा आपका, 10 लाख रुपए, और 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए। तो एसपीआर में आपका बैलेंस कितना क्रेडिट हो रहा है, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए। ये हम कर चुके हैं, ये हम अभी नहीं कर रहे हैं। डिस्काउंट वाला हम देखना चाहेंगे, डिस्काउंट वाला। एक और चीज याद रखना, कभी भी अगर आपको ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन है कि भाई प्रीमियम आपने कम मांगा है, तो प्रीमियम हमेशा आपका आता है अलॉटमेंट पे। अगर क्वेश्चन में ये चीज मिसिंग है कि भाई प्रीमियम कब मांगा गया है, तो प्रीमियम आता है अलॉटमेंट पे। ये बात आपको मैंने शेयर्स के अंदर भी बताई थी, बट आपको फिर से बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रीमियम रिसीव हुआ है और जो पेमेंट मांग रहे हैं वो हम इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं, तो आप ये मानोगे कि जो अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है उसी के संग हमारा हमारा हम प्रीमियम ले रहे हैं, ठीक है। ओके, डिस्काउंट वाला आ जाओ भाई, डिस्काउंट वाला, ठीक है। डिस्काउंट वाले पे अगर मैं आपको दिखा दूं, ये क्या दे रखा है भाई, अच्छा ये वाला एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आ जाओ। नाइट्रो लिमिटेड 20,000 शेयर, मालिक गलती, डिबेंचर इशू कर रही है 100 रुपए के हिसाब से। डिस्काउंट कितना है, 4% है। अब आप ये देख लो कि 30 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन द अलॉटमेंट, यानी कि 30 एप्लीकेशन है और अलॉटमेंट पे कितना है, 70। गलत है, गलत है। प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों ही अलॉटमेंट पे मानोगे अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो। द डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके जो अलॉटमेंट पे पैसे मिले होंगे वो 20,000 रुपए के हिसाब से आपके मिले होंगे बेटा, वो 70 तो है, और 70 पे आपका 4% यानी कि 100 रुपए का 100 रुपए का 4%, 4 रुपए का आपका डिस्काउंट था। तो 70 में से माइनस करोगे तो 66, यानी कि 13 लाख, ओ सॉरी 1,32,00,000 रुपए का आपका बन रहा है पूरा का पूरा। सॉरी 13,20,000 का बन रहा है, एक जीरो मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा था। 13,20,000 रुपए का आपका अलॉटमेंट का पैसा बन रहा है। पर हम एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने किस हिसाब से पैसा मांगा होगा, अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर इन्होंने बैंक का पैसा मांगा होगा 20,000 शेयर्स पे, कितने के हिसाब से, 30 रुपए के हिसाब से। यहाँ आ गया होगा 6 लाख रुपए, ठीक है। अगर आप अलॉटमेंट पे चेक करोगे तो अलॉटमेंट पे भी पूरा का पूरा किस हिसाब से आया होगा, 20,000 शेयर्स के हिसाब से। पर पैसा रिसीव हुआ होगा सिर्फ और सिर्फ कितना, 66 रुपीज के हिसाब से। और अगर आप यहाँ देखोगे तो 13,20,000 रुपए, यही मैं 13,20,000 रुपए कह रहा था, जिस समय 1,32,00,000 कह रहा था, पर वो कितना है, 13,20,000 रुपए शो हो रहा है। बाकी क्या शो करा हुआ है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी मेरे दिमाग में आई इन सबसे अलग। सबसे पहले जो एंट्री होती है वो बैंक पे एप्लीकेशन पैसा मिलता है कभी भी, ठीक है। दूसरा, आप एप्लीकेशन को अलॉट करते हो, अलॉट करने का मतलब है कि एप्लीकेशन को आप मंजूरी देते हो। तीसरा, आप एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की कॉल करते हो। अलॉटमेंट की देखो, एप्लीकेशन का पैसा मिला सबसे पहले, एप्लीकेशन को अलॉटमेंट करिए, अलॉटमेंट मतलब कि आपने उनको डिबेंचर्स दे दिए। और तीसरा, आप ये अलॉटमेंट की कॉल कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, और अब ये देखोगे कि पैसा आया है, ठीक है। ये प्रोसीजर चलता है, शेयर्स में भी चलता है, आपको वहां भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूं मैं। तो ये बस एक ले लिया कि कोई न्यू बंदा देख रहा है तो उसके लिए भी ले ली मैंने। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितने रुपए, 13,20,000 रुपए। और बेटा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, तो कहां से ले लिया मैंने, एसओपीएल से ले लिया, क्योंकि ना एसपीआर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना सीआर की दे रखी है, तो इन अकाउंट से जाएगा, राइट ऑफ होगा, ठीक है। ओके, प्रोराटा और मैं बाद में बात करूंगा, वो सब अभी की बात नहीं है मेरी। अभी मैं जो बात करना चाहता हूं, चलिए अभी के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं। इस सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूं।
क्योंकि मुझे जो आपको कराना था, ठीक है, मुझे जो आपको अब अगला टॉपिक जो कराना है बच्चों, वो अगला टॉपिक है मेरा कंसिडरेशन से लेकर। अभी प्रो राटा, ओवर राटा, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन सब आएगा धीरे-धीरे। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है और कुछ रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पेशेंस रखें, पार्टनरशिप को रेडी रखें। यहां तक का सेशन मैंने कर लिया और अगर आप थके हुए नहीं हैं और अगर आप अभी भी कर सकते हैं, तो आपके सामने अगर नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है अभी, तो आप देखना शुरू कर दो, और डल चुकी होगी जब तक आप लोग देख रहे होगे, तो नेक्स्ट वीडियो कंसिडरेशन से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने अभी आपको इश्यू तक एंड एज वेल एज जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो सारा ऑलमोस्ट कवर करवा के दे दिया है आपको। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय बाय।